हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड टीजीटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में हाई स्कूल टीचर बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और पार्ट 1 के सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट, अगर आप पार्ट 1 के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें फर्स्ट पॉइंट में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इसमें ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी रहता है फ्रॉम 1830 टू प्रेजेंट डे। यानी इंडियन इंग्लिश पोएट्री का डेवलपमेंट या नॉवेल का या ड्रामा का जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ 1830 से प्रेजेंट डे तक, यानी वर्तमान तक कैसे हुआ, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग नॉवेल, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी को छोड़ के फर्स्ट जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री का, तो पोएट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं जो 1830 से प्रेजेंट डे तक में इसका डेवलपमेंट हुआ। तो आप जानते हैं कि पोएट्री का जो डेवलपमेंट हुआ इंडियन इंग्लिश राइटिंग का, तो इसमें किसी एक पोएट या उसके मेजर वर्क्स के से जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि इसमें बहुत सारे मेजर जो है और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि पोएट्स हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट हुआ इंडियन इंग्लिश पोएट्री का। तो इसमें अगर हम बात करेंगे 1830 से अब तक अगर बात करते हैं कि जो है इंडियन इंग्लिश पोएट्री का डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहला नाम HLV डेरोजियो यानी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो का नाम आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि 1830 से, तो इनका जन्म देखिए 18 अप्रैल 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1831 में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर 1830 से पढ़ने की ज़रूरत है, यानी पढ़ना है, तो आपको HLV डेरोजियो को पढ़ना है, क्योंकि इनकी मृत्यु 1831 में हुआ। तो एक वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री का, तो ये बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता और हम लोग फिर समझ नहीं पाते। इसलिए इंडियन इंग्लिश पोएट्री को का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें कितने सारे मेजर पोएट्स हैं और उनके वर्क्स हैं, उसको हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर, यानी यहाँ पे लेक्चर 1 यानी पहला क्लास है मेरा इंडियन इंग्लिश पोएट्री का, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री का। फिर दूसरा लेक्चर में फिर बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट पोएट्स के बारे में, फिर तीसरे, इस तरह पढ़ते रहेंगे। और जब तक हम लोगों को इंडियन इंग्लिश पोएट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री का, तब तक हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में इंडियन इंग्लिश पोएट्री के डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट HLV डेरोजियो के बारे में बात करेंगे। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर एंड तक बने रहेंगे और एंड तक समझेंगे, तो आपसे इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो हम लोग पहले समझते हैं इनका जो है बॉर्न कब हुआ, पॉइंट वाइज देखिए इनका जन्म कब हुआ। 18 अप्रैल 1809 एट एंटली, इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 में एंटली में हुआ था। पद्मापाकुर इन कलकत्ता में है, पद्मापाकुर में हुआ था। अभी आज इनको जो है कलकत्ता को कोलकाता के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में कलकत्ता ना ऑप्शन ना मिल के कोलकाता मिले तो आप कोलकाता डालेंगे। ओके, डाइड ऑफ कोलेरा, यानी उनकी मृत्यु हुई थी कोलेरा से हुई थी ऑन 26 दिसंबर 1833 एट द एज ऑफ 22 इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में 22 साल की उम्र में, लगभग 22 साल की उम्र में 26 दिसंबर 1831 में उनकी मृत्यु हुई थी कोलेरा के कारण। ओके, तो डिजीज था कोलेरा। तो आप समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों फिगर को याद रखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं और डेट ऑफ डेथ कह सकते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज बरीड इन साउथ पार्क स्टेट सिमेट्री इन कलकत्ता। तो उनको बरीड किया गया था, बोले तो उनको दफनाया गया था साउथ पार्क स्टेट सिमेट्री में, कलकत्ता में ही है। ओके, कोलकाता जिसको कहते हैं आप।
आप। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज एन इंडो इंडियन पोएट, वो एक इंडो इंडियन पोएट थे। इंडो इंडियन पोएट कहा जाता है जो बाय बर्थ इंडियन होते हैं, यानी इंडिया में उनकी पैदाइश होती है और इंग्लिश में लिखते हैं। तो चूंकि ये इंडिया बाय बर्थ इंडियन थे, ओके, इनका जन्म हुआ था इंडिया में और वो इंग्लिश में लिखते थे, इसलिए इंडो इंडियन पोएट कहा जाता है। और एक और होता है एंग्लो इंडियन पोएट। एंग्लो बोले तो अंग्रेज, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने के लिए काफ़ी है। अगर एंग्लो इंडियन रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो इंग्लिश मैन होगा, इंग्लिश राइटर होगा और वो इंडिया के बारे में लिखेगा। जैसे अगर E.M. फोस्टर की ए पैसेज टू इंडिया के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि E.M. फोस्टर एक इंग्लिश राइटर थे और ए पैसेज टू इंडिया यानी उन्होंने इंग्लिश में लिखे और इंडिया के बारे में लिखी, तो उसको एंग्लो इंडियन पोएट कहा जाता है। तो ही वॉज एन इंडो इंडियन पोएट, रेडिकल थिंकर थे एंड असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज के असिस्टेंट हेडमास्टर थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप झारखंड टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, और किसी और जो है स्टेट के लिए टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये प्रोफेसर के रूप में भी काम किए। 17 साल के जो है एज में कलकत्ता एट द एज ऑफ 17 एज में, यानी 17 साल की उम्र में ही हिंदू कॉलेज में वो हेडमास्टर के रूप में, असिस्टेंट हेडमास्टर के रूप में काम किया था कोलकाता में। तो वो आगे चल के प्रोफेसर भी बने थे। नेक्स्ट देखेंगे पेरेंट्स, उनके माता पिता कौन थे। फ्रांसिस बेकन जो एक क्रिश्चियन थे, ओके, पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज बोले तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। सोफिया जॉनसन, यानी उनकी माता का नाम नेम ऑफ मदर था सोफिया जॉनसन, और वो इंग्लिश वुमेन थी। यानी उसके पापा पुर्तगाल के थे, यानी पुर्तगाल के रहने वाले थे, पोर्तुगीज थे, और उसकी मम्मी जो थी यानी HLV डेरोजियो की, वो इंग्लिश वुमेन थी, अंग्रेज औरत थी। नेक्स्ट देखेंगे ओरिजिनल फैमिली नेम, उनका ओरिजिनल फैमिली नेम था डी रोजेरियो, याद रखेंगे। सिटीजनशिप इनको ब्रिटिश इंडिया का था, ओके। नेक्स्ट देखेंगे ही इज नोन एज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनको जो है जाना जाता है फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत के नेशनल पोएट के रूप में, प्रथम नेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है। इन 1927 द एडिटर जॉन ग्रांट, ओके, टूक नोटिस ऑफ हिज पोएट्री। तो ये 1927 का समय था। तो जॉन जो ग्रांट थे वो एक एडिटर थे, उन्होंने उसके नोटिस उनके पोएट्री को नोटिस किया कि ये तो बहुत अच्छा लिख रहा है, ये बहुत अच्छा जो है पोएट है। तो कहीं ना कहीं जैसे उसके नज़र में आया तो उन्होंने इनके बारे में लिखना शुरू कर दिया पेपर्स में। नेक्स्ट देखिए छपना शुरू कर दिया, पब्लिश करना शुरू किया। इन 1928 ही मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू फॉर्म ए लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब। तो 1928 में उन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि तुम लोग जो है ना लिटरेरी फॉर्म क्रिएट करो, एक तरह का तुम फॉर्म करो लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब का करो, ओके। और आगे चल के इनको कहा गया उस क्लब को कहा गया कॉल द एकेडमिक एसोसिएशन। तो एकेडमिक एसोसिएशन का फाउंडर कहा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है हु वाज द फाउंडर ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन, तो याद रखेंगे HLV डेरोजियो। नेक्स्ट देखेंगे हिज एक्टिविटीज ब्राउट एन इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन। तो उनके उन्होंने जो एक्टिविटीज किया, जो गतिविधियां की, तो उससे जो है एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन हुआ बंगाल में, इन बंगाल, ओके, और कॉल्ड यंग बंगाल मूवमेंट, और उसी को यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हिज स्टूडेंट्स नॉन एज डेरोजियंस। तो उनके स्टूडेंट जो उनके स्कूल में पढ़ते थे या उनके कॉलेज में पढ़ते थे और उनसे मोटिवेटेड हुए, तो उन स्टूडेंट को, उन फॉलोवर्स को डेरोजियंस कहा जाता है, ओके। और उनके डेरोजियंस जो उसके स्टूडेंट डेरोजियंस होते थे वो फायरी पैट्रियट होते थे, यानी उग्र कह सकते हैं देशभक्त होते थे, देश से प्रेम करते थे। ही वॉज इंस्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, और HLV डेरोजियो जो थे इंग्लिश रोमांटिक पोएट से इंफ्लुएंस थे, प्रभावित थे, उनके किताबों को पढ़ते थे, उनके पोएट्री को पढ़ते थे। ही रीड द पोएट्री ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज, वो अपने कंटेम्प्रेरीज के पोएट्री को पढ़ते थे। और उनके कंटेम्प्रेरीज कौन
थे, याद रखेंगे जॉन कीट्स, पीबी शेली एंड लॉर्ड बैरन। ओके, तो यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हिज अंकल आर्थर जॉनसन इंडिगो प्लांटेशन लोकेटेड एट BGP यानी भागलपुर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि उसके अंकल आर्थर जॉनसन है और उनका एक इंडिगो प्लांटेशन होता था और वो लोकेट था कहाँ होता था, कहाँ था वो, भागलपुर में था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ही सबमिटेड हिज पोएट्री टू द इंडिया गैजेट, तो उन्होंने अपने पोएट्री को जो है सबमिट किया द इंडिया गैजेट को सबमिट किया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो है HLV डेरोजियो ने अपने पोएट्री को डेडिकेट किसको किया, सबमिट किसको किया, तो याद रखेंगे द इंडिया गैजेट को किया था। नेक्स्ट देखेंगे हिज पोएम्स पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स इन 1825, तो उनका जो पोएम्स जो है पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर में हुआ, कब हुआ, 1825 में। तो ये सब फिगर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इन 1938 द मेंबर्स ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ GK बोले तो जनरल नॉलेज टू रिफॉर्म द सोसाइटी। तो इनकी मृत्यु 1831 में होती है, 26 दिसंबर 1831 में हुई और 1938 में इनके जो फॉलोवर्स थे, जो इनके स्टूडेंट थे, यंग बंगाल के मूवमेंट के जो मेंबर्स होते थे, वो सदस्य थे, उन्होंने एक दूसरा जो है सोसाइटी का गठन किया और दूसरा सोसाइटी का नाम क्या था, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। यहाँ पे GK मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और ये क्यों किया जाता था, ये जो मतलब इस्टेब्लिश किया जाता था, तो इसके पीछे कारण था टू रिफॉर्म द सोसाइटी, समाज को सुधारने के लिए जो है ये सब मतलब किया जाता था, एसोसिएट किया जाता था। तो याद रखेंगे फर्स्ट क्या था, यंग बंगाल मूवमेंट एकेडमिक एसोसिएशन और दूसरा था सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ GK यानी जनरल नॉलेज। नेक्स्ट देखेंगे डेविड ड्रमंड वाज द शेपिंग स्पिरिट ऑफ डेरोजियो। तो यहाँ पे डेविड ड्रमंड जो शेपिंग स्पिरिट थे किसके, डेरोजियो के, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मेजर वर्क्स, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके मेजर वर्क्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन थे, तो फकीर ऑफ जहांगीरा ये उनका मेजर इंपॉर्टेंट पोएम है और इसका जो है मतलब नैरेटिव पोएम है, याद रखेंगे एक नैरेटिव पोएम है और इसमें जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर दो है, नलिनी और फकीर। नेक्स्ट देखेंगे एंड द फकीर, तो दोनों जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे इस पोएम के। और ये कैसा पोएम था, फकीर ऑफ जहांगीरा एक नैरेटिव पोएम है, NP मैंने लिखा है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे। ओके, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पोएम था द हार्प ऑफ इंडिया। नेक्स्ट था टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ये पेट्रार्कन सोनेट है, याद रखेंगे। और फोर्थ है सॉन्ग्स ऑफ द हिंदुस्तानी मिनिस्ट्रल और फिफ्थ है ए वॉक बाय मूनलाइट और सिक्स्थ है गोइंग इन द डार्कनेस। तो आई होप आप समझ चुके हैं, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा HLV डेरोजियो से। तो HLV डेरोजियो से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने आपके लिए जो है इंक्लूड करने की कोशिश की थी। तो 2 से 4 बार जरूर देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।